हेलो बेटे, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को IUPAC नेमिंग के बारे में बताऊंगा। हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कैसे स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन, कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है, ये सब बातें एक बेसिक आइडिया रहता है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम लोग बात करते रहेंगे। बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने के लिए कि उसका नाम क्या है। नेचुरल एक पैटर्न है, तरीका है, किस सीक्वेंस में किसी को करते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे दिमाग में रखते हैं। सीक्वेंस पता हो तो नेमिंग आदमी करता चला जाता है। कंसेप्चुअली बहुत आसान है, बट चीज तो नेमिंग का है। नेमिंग या भाई मुझे तो वैसे इन जनरल में कॉमन नेम या क्या है किसी का, जो चिंटू चंद्र प्रकाश को कहते हैं या क्या, ये सब बड़ा मतलब कंफ्यूजन लगता है नाम को याद करना। इसलिए अरेंज किया गया है सिस्टमेटिकली कि अगर इस चीज का बट उस अरेंजमेंट में भी C7 को हेप्टेन ही कहते हैं, एल्केन को, तो हेप्टेन तो याद करना पड़ेगा ना। 8 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, ये चीजें याद करनी पड़ेगी। और बेसिक यहीं से शुरू होगा कि नाम को जानना है। और सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा, आप सीख सकते हो अगर ध्यान दो और सिस्टमेटिकली चलो। एक एक करके, ये नहीं है कि कोई वीडियो किसी का भी देख रहे हो, किसी चैप्टर का शुरुआत देखा और लास्ट देखा, बीच का सीक्वेंस तो पता नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। जब तक आप सिस्टमेटिकली चीजों को मन लगा करके बैठोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, आप सब्जेक्ट में डेवलप नहीं कर सकते। मैं गिरजे दुबे बताया था आपसे कि हमने IIT से रिसर्च किया है, पढ़ाना शुरू किया, आज 32 साल से पढ़ा रहा हूं। और हमको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से लोग हम इंडिया में तो जानते ही होंगे मुझे। हर जगह जाके पढ़ाया हूं, तरह तरह के अप्रोच डेवलप किया हूं। बच्चों को देखते हुए ही, उनके हिसाब से ही मैं कंसेप्ट्स को, जैसा बच्चा चाहता था, जो पूछता था, जिस हिसाब से वो पूछता था, तो मुझे लगा कि यार इसके अंदर कुछ जिज्ञासा है जानने की। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, बल्कि कई पेरेंट्स ने बाद में कहा जिनके बच्चे उस समय 10th 11th 12 में पढ़ते थे, एक किताब लिखने की। उसमें कुछ बड़े फेमस डॉक्टर्स भी हैं, मेरठ में हैं कुछ, डॉक्टर मलय शर्मा, ये भी मुझे बहुत प्रेरित किए थे किताब लिखने के लिए, क्योंकि उनका पता नहीं क्या इंटरेस्ट था। मैं केमिस्ट्री टुडे में लिखता था, तो देखा होगा उन्होंने, फिर अचानक अरे सर एक किताब लिखी है, कहीं से नंबर पाए। तो मैं अब बच्चों की चाहत को बच्चे कैसे डेवलप कर सकते हैं केमिस्ट्री में, इसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, मैंने किताब में डालने की कोशिश की। इंटरेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके आपको दिख जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा, सीखने वाले जहां तक बात कर रहे थे, कि बेटा ध्यान तो देना पड़ेगा, जो बोला जा रहा है उस बातों को सुनिए। क्योंकि जब आप जैसे अपने ही घर में देखो, पापा बुला रहे, कोई काम है, बेटा जरा लेके आना, तुम सुनबे नहीं किए कि क्या लेके आना है, तो क्या तुम पता नहीं क्या लेकर के चले जाओगे। इसलिए जब तक ध्यान नहीं दोगे कि क्या बोला जा रहा है या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उसी में से ना सवाल पूछेगा ना, वही ना आंसर तुम दोगे। तो ध्यान देना, किसी बात का कंसंट्रेशन डेवलप करना, किसी बात को सुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सीखना चाहते हो कुछ। तो
देखो हर जगह ट्रेनिंग होती है, क्यों होती है किसी सबको पता है। ट्रेनिंग इसलिए होती है कि भाई एक प्रोसेस तरीका डेवलपमेंट का बताया जाए उनको। सीखने के लिए सबसे जरूरी बात, अगले की बात को, अगर अगले से कुछ सीखना चाहते हो उसकी बात को सुनो, समझो, ना आवे तो पूछो, फिर एग्जाम दो। किताबें तुम्हारे पास, मन लगा के पढ़ो, समझो। कोई आसपास है तो उनसे जानने की कोशिश करो, अपने टीचर से, एग्जाम दो। एग्जाम आपका कोई भी हो सकता है, बोर्ड होता है, कोई कंपटीशन हो सकता है। तो सुनना, समझना, डाउट क्लियर करना, तब आता है एग्जाम का कॉन्फिडेंस। अक्सर कई बार देखता हूं, किसी क्लास में लड़कों से पूछो भाई इसका आंसर क्या होगा, लड़का मुंह चुलाना सुन। कोई भी सवाल पूछो तो अगर नजर मिल गई तो उसके होठ जरूर हिलेंगे, लगता है कि वो दे रहा है। और जब पूछो हाँ बेटा क्या कर रहे हो, तो चुप। कारण कि जो वो जान रहा है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का। ये बेटा क्लास में बैठे होगे, ध्यान देते होगे, जितनी स्पष्ट आवाज किसी बच्चे की है ना सब्जेक्ट का आंसर देते हुए, ये मान के चलना कि वो अच्छी नॉलेज ले रहा है। कोई सवाल पूछा, स्पष्ट आवाज, ये नहीं कि हाँ कार्बन की बैलेंस क्या है सर, हाँ नहीं, कार्बन बैलेंस क्या 4 सर 4, ये मतलब एक कॉन्फिडेंस सर, वो सोच करके, अरे यार तुम जान रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने में, तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बार बार पढ़ाई करने से कॉन्फिडेंस स्वतः डेवलप होता है। तो सबसे अहम बात कि किसी की बताई हुई बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए। कोई डाउट, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस किया जाएगा, हम लोग करेंगे, अगले वीडियो में कर लेंगे, कुछ अच्छा रहेगा तो। नहीं भी रहेगा तब भी अगर आप पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछिए, डाउट क्लियर करिए, फिर एग्जाम दीजिए। कॉन्फिडेंस डेवलप करिए अपने अंदर सब्जेक्ट्स को। मैं जितने भी वीडियो बनाया हूं, अगर तुम ध्यान से देखोगे और मन से देखते हुए चलोगे, गारंटी है कि जितना बोला गया उतने कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप होता चला जाएगा। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से मैंने बताया है, सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे निकालोगे, हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन कैसे डिसाइड करोगे, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स किसी एल्केन में पूछा जाए तो कैसे बताओगे, किसी एल्केन में कितने तरह के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है या कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये सब कंपटीशन के सवाल हैं, ये कैसे निकालोगे। ये हर चीज, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, हाइड्रोजनेशन और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में डिफरेंसेज क्या है। तो ये नहीं है कि एक बार खोला देखा हाँ ये चैप्टर, नहीं, मन लगा करके उसको पढ़ने की कोशिश करो बेटा। हम तो कह रहे हैं कि बैठो, अपने साथ उसको देखो, एक अपना नोट बनाते चलो। ये बेटा कंसेप्चुअली उससे अच्छा कंसेप्ट नहीं मिलेगा जो आपको बताया जा चुका है अब तक। कोशिश करता हूं बेटा, मैं माना जाता हूं कि एप्लीकेशन पार्ट अच्छी तरह से रिवाइज भी करवा देता हूं मैं। अगर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक दोबारा मुझे पढ़ाना हो, तो कहीं कोई बच्चा पढ़ा हुआ है या मुझसे पढ़ा, फिर अगर उसको रिवाइज करवाना हो तो उसका दूसरा कंसेप्ट होता है। क्वेश्चंस के थ्रू एप्लीकेशन डेवलप करते हुए, कंसेप्ट देते हुए, उसको समझाते हुए आगे बढ़ जाता है लड़की को। अच्छा, एक क्वेश्चन में 4-5 कंसेप्ट जरूर होते हैं, उन 4-5 कंसेप्ट क्वेश्चंस को ऐसा फ्रेम करो कि 4-5 कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते हुए आगे बढ़ता चला जाए। रिवीजन का कंसेप्ट, तो ये सब चीजें जरूरी है। मतलब खुद ही डेवलप करना है, खुद ही पढ़ना है। क्या डेवलप करना है? कॉन्फिडेंस। अरे लड़का तो पूछना ही नहीं चाहता क्लास में सवाल यार, पता नहीं क्या क्लास में बैठे हुए तायाती से उसको किस तरह का हेजिटेशन है। साल 2 साल से किसी बोर्ड के क्लास में 11th और 12th में 2-3 साल पहले कोई बच्चे मिले होंगे, या बचपन से मान लो 12
10 साल से तुम्हारे साथ कोई बच्चा है, उसको आ रहा है सब्जेक्ट समझ में या नहीं आ रहा है, तुमसे क्या लेना? तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम्हें पूछना चाहिए ना। लड़का क्या करता है, यार ये सर पूछ रहे हैं या सर जो पढ़ा रहे हैं यार ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं अगर पूछूं तो लोग क्या कहेंगे कि भाई इसको ये भी नहीं आता। अरे तुमको लोगों से क्या लेना, हो सकता है किसी को ना आता हो। लोगों के चक्कर में मत फंसो बेटा। आपको नहीं समझ में आता है तो आप टीचर से पूछो, कौन क्या कहता है कोई मन। सफल हो जाओगे ना तो जितने लोग बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। उनके बारे में मत सोचो जो तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारे लेवल पे तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं। उनके बारे में सोचो जिन्होंने तुमको पाल पोस करके अपनी जरूरतों को काट करके इस क्लास के लेवल तक पहुंचाया, ये सोचते हुए कि जितना ही बढ़िया पढ़ेगा, जितनी ज्यादा मैं इसको सुविधा दूंगा, उतना ही अच्छी तरह से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। कौन? पेरेंट्स, माँ बाप। माँ बाप को ध्यान में रखते हुए खुद को डेवलप करो। ए बेटा, ज्ञान जब खुद को डेवलप करोगे ना तो खुद किसी लायक रहोगे ना, तभी ना अपनों का सपोर्ट कर पाओगे। उसके बाद अपने कुंबे का, उसके बाद गांव का, उसके बाद जिला का, उसके बाद प्रदेश का, उसके बाद देश का। बट यहां तक आने में पहले खुद को तो, पहले परिवार को तो देखो। पहला कौन? माँ बाप। उनको सोच करके खुद को डेवलप करो बेटा। उनका आशीर्वाद आगे खुद लोगों से मिलवा देगा। तो ये मत सोचो कि ये मेरा दोस्त क्या सोचता है, ये सोचो कि वो दोस्त जो जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त, पेरेंट्स, वो क्या सोचेंगे। वो तो बेटा अकेले ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता पे अपार खुशी, विफलता पे भी नो कमेंट्स, सपोर्ट करते हैं। बेटा कोई बात नहीं, और मेहनत करो, हो सकता है अगली बार तुम सबसे अच्छा करो, कुछ कमियां रह गई हैं, देखिए उसको। इस रूप में कौन बताता है इस समाज में सिवाय माँ बाप के यार। तो उनको ध्यान में रखते हुए तक कंसंट्रेशन डेवलप करो और सीखने की कोशिश करो, कम से कम उनके लिए, समाज के लिए। उनको तुमसे जरूरत है, उनको ये जरूरत है कि तुम अपने लिए खूब स्ट्रांग बन जाओ। उससे बड़ी खुशी उनको नहीं मिलेगी। तो बेटा सीखने के लिए खुद का जो बोला जाए उस पर कंसंट्रेशन डेवलप करना। हेजिटेशन नाम की चीज दुनिया जाने, कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता, उसने मैंने सर से बात की, सर से पूछा। तो क्लास में पूछो अगर कोई डाउट है, क्योंकि डाउट इतनी गंदी चीज है बेटा। आज नहीं पूछोगे तो कल आज वाला भी आएगा, परसों आज और कल दोनों आएगा। इतना भारी हो जाता है कि कंफ्यूजन में आदमी डिप्रेशन में चला, कंफ्यूजन में जीने लगता है, डिप्रेशन पे चला जाता है। यार क्या एग्जाम दूं, हमको तो इतना डाउट था। अरे धीरे धीरे निकालते चलते तब ना वो आज कॉन्फिडेंस आता। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है इसका मतलब तुम्हारे अंदर डाउट है, तुमने उस डाउट को रिमूव ही नहीं किया, तो कहां से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कहां से तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। कौन ऐसा है जो हर कदम पर चलते हुए, अरे बेटा वैसे भी देखा गया है, मरते हुए आदमी कहता है काश ये कर दिया होता तो ऐसा हो गया होता। मतलब करने की, सीखने की, समझने की, सुनने की इच्छा सबके अंदर हमेशा बेटर करने की रहती है। हम आपके सामने अपना व्यूज जो अब ऑफलाइन नहीं दे पा रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के क्यों दे रहे हैं, ताकि मैं आप तक अच्छी तरीके से पहुंचूं और कम से कम जो मुझे आता है वो समर्पण भाव से अपने बच्चों को, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए को ठीक करने के लिए
बताऊं तो कोशिश करता हूं बेटा अपने तरीके से आसान करते हुए बच्चों को बताने की। ये मेरी चाहत है कि कम से कम बच्चे एक भी चीज मुझसे सीखें, ऐसा सीखें कि उसको भूलें मत, भूल ना पाएं। तो जो भी वीडियो है आप देखिए जरूर बेटा, देखिए, मन लगा के देखिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम बात कर रहे हैं आज IUPAC की बात। फिर बता रहा हूं, बात करने के पहले मन लगा के पढ़िए, माँ बाप को अच्छा दोस्त समझिए और हिचकिचाहट को माने ना पूछने वाली, ना जानने वाली टेंडेंसी जो कल जान लेंगे, कल पूछ लेंगे, उसको आज में कन्वर्ट करिए। इस हेजिटेशन के चलते अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो स्कूल या कॉलेज जाते वक्त हेजिटेशन नाम की जो मतलब हेजिटेशन नाम का जो मंत्र है उसको घर में अगर कहीं लाकर है ना, उसके अंदर लाकर है तो उसमें बंद कर दो, बस वहीं रहने दो। ज्ञान लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। टीचर अगर आप पूछोगे तो जरूर बताएगा। हो सकता है किसी कारणवश नहीं बता पाया उस दिन, वो बिजी रहा हो, लेकिन अच्छा टीचर हमेशा सपोर्ट करता है। और टीचर बच्चों में ईश्वर देखता है। ये बेटा जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या जिनको मैं पढ़ाया, हजारों लाखों बच्चे हैं ना, सब तो नहीं मुझसे पढ़े ना, सब तो नहीं सीख रहे हैं ना, लेकिन मेरा भाग्य है ऊपर वाले ने कुछ अच्छा कर्म दिया है जो तुम हमसे या मैं तुमको सिखाने के लिए, मतलब सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये मेरी किस्मत है। बहुत से लोग हैं पढ़ाने वाले, लेकिन तुम तो मुझे ही पास हो ना, मुझसे ही सीख रहे हो ना, तो मेरी किस्मत है ना। सब लोग क्यों नहीं मिले मुझे? तो जिनसे संस्कार बने हुए हैं वो हमसे सीखेंगे और नहीं बनेंगे वो नहीं सीखेंगे। तो ये सब चीजें मैं तो ये कहता हूं कि ये ईश्वर की का वरदान है मेरे ऊपर कि तुम हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े। और ये मानो सबसे नहीं जुड़ता है, और कौन जुड़ता है ये भी ईश्वर ही डिसाइड करता है कि कौन किससे किस रूप में जुड़ा रहेगा। मैं टीचर हमेशा आशीर्वाद देता हूं अपने बच्चों को, तुम अच्छा करोगे हमारा नाम अच्छा होगा, हमें लोग जानेंगे, तुम लोगों से कहोगे फलाने सर ने ये चीजें बताई थी यार बहुत अच्छा है। तुम्हारे अंदर तुम्हारे मतलब तुम्हें एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा बोलते वक्त, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड कहीं बात करोगे तो मैं तुरंत स्ट्राइक करूंगा। तो जिंदगी भर अच्छा टीचर स्टूडेंट के साथ रहता है बेटा। थैंक यू। तो बहुत बेसिक चीज शुरुआत करते हैं, बस शुरुआत कर रहे हैं, देखा जाए। चलो हम IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। कॉमन बातें जितनी जहां होंगी नेमिंग में, वो जैसे जैसे ग्रुप में बात करते रहेंगे, अगर जरूरी है उसको मैं बताते चलूंगा कि ये कहीं पूछा गया है, ये ऐसे है। बट हम IUPAC की बात कर रहे हैं और पहले हम हाइड्रोकार्बन्स की ही बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन में पहला पार्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये दो होता है बेटा, एक तो ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन। तो ओपन चेन माने वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्केन, वी विल टॉक अबाउट द
एल्केन। क्लियर? तो हम एल्केन की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन, फिर एल्कीन, एल्काइन, ये बाद में आता जाएगा। जैसे सीक्वेंस वाइज कोशिश करता हूं, जो तरीका आसानी से दिमाग में बैठते हुए चला जाए उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम एल्केन की बात करें तो कई जगह देखते हो बेटा एल्केन ऐसे भी लिखा रहता है, RH। इसका जनरल फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं CnH2n+2। ये दो हाइड्रोजन है, मान इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1H। ये जो CnH2n+1 है यही ये R है। अगर ये एल्केन है तो ये क्या हो गया, एल्काइल। CnH2n+1H या CnH2n+2 एल्केन, इसका एल्काइल हो गया CnH2n+1, दिस इज एल्काइल। इफ N is 1 तो दिस इज CH4, नेम इज मीथेन। एल्काइल क्या रहा बेटा इसका, CH3, नाम क्या हो गया, मीथाइल। मतलब रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। एक हटा तो जो बचा वो क्या हुआ, एल्काइल। तो नेमिंग क्या करते हैं बेटा, अगेन ANE, जैसे एल्केन है तो एल्काइल क्यों कैसे नाम दिया, ANE ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय YL। तो मीथेन का मीथाइल। ये मीथेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक H हटाया, मतलब हम इस H को, CH4 है, निकाल दिए, मिथाइल आ गया। अगर यह दो करें तो CH3 अगेन CH2H, काम एक साथ लिखते तो CH3 होता कंडेंस फॉर्म में, CH3 देखो बेटा इस H को हटाया, तो दो कार्बन एल्केन इथेन, तो एल्काइल क्या हो गया, इथाइल। सिमिलरली NH3, तीन कार्बन, मतलब फिर ये लास्ट में ये H को बाहर किया इस वाले को, दिस इज प्रोपेन, एल्काइल हो गया। प्रोपाइल। जब हम एल्काइल का IUPAC नेम करेंगे तो बताएंगे कि तीन कार्बन एल्काइल में आइसोमर शुरू हो जाता है। क्यों? तीन कार्बन एल्केन क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन में कितने तरह के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, दो, प्राइमरी ये और ये सेम है, और ये सेकेंडरी। तो तीन कार्बन एल्केन में ये वाला हटाएंगे हाइड्रोजन, ये मिलेगा, ये वाला जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये नहीं मिलेगा ना, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। बोलो, मतलब आइसोमेरिक स्ट्रक्चर इन एल्काइल स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम। ये हम लोग जब एल्काइल का नेमिंग करेंगे तो वहां ऐसे बातें डिस्कस करते चलेंगे। अब यहां से आइसोमर शुरू हो जाएगा 3 कार्बन से, तो जब नाम बताएंगे तो तुमको अब खुद दिखाई दे जाएगा। अब ऐसे भी शुरू हुआ, तुमको दिख रहा है बेटा कि प्राइमरी कार्बन वाले को हटाया
और सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये भी एल्काइल होगा और ये भी एल्काइल होगा 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का एल्काइल ये भी है और 3 कार्बन का एल्काइल जब हम यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये भी होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमर हो जाएंगे। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं, बट ये जरूर बता रहे हैं कि 3 कार्बन एल्काइल से एल्केन में आइसोमर शुरू होगा। 3 कार्बन के एल्काइल से आइसोमर शुरू होगा। तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर इन एल्काइल हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर नीडेड? मिनिमम कार्बन एटम 3। सिमिलरली अगर हम N4 रखें तो CH3, CH2, CH2, CH2 और H, दिस इज ब्यूटेन। यहां भी देखो बेटा, ये प्राइमरी है, CH3 यहां है, ये तीनों मिला के 2 ये और 1 ये CH3। ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन। तो अगर हम इस H को हटाएंगे प्राइमरी वाले को, सेकेंडरी वाले को हटा क्या मिलेगा हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया ब्यूटाइल। तो जैसे जैसे हम N की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, क्या बढ़ रहा है बेटा? CH2 यूनिट बढ़ता जा रहा है, एक एक CH2 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो N अगर 5 होगा, यहां एक और CH2 आ जाएगा, 6 होगा, उसके बाद एक और आ जाएगा, ऐसे एक एक CH2 यूनिट बढ़ता चला जाता है। और CH2 यूनिट ऐसे बढ़ते बढ़ते ये एक सीरीज बनाते हैं। दिस सीरीज इज सेड टू बी, आपने नाम सुना होगा, होमोलॉगस सीरीज। हर ग्रुप का इस H की जगह पे जो भी फंक्शन ग्रुप हम पढ़ेंगे सब एल्केन के ही डेरिवेटिव्स हैं। H की जगह पे ग्रुप लगाते जाएंगे तो अलग होता, चाहे OH हुआ, Cl हुआ, CHO हुआ, COH हुआ, हम आगे बात करेंगे। तो हर ग्रुप में ये क्या होगा, H की जगह पे कोई चीज हटाएंगे ना, H की जगह पे यहां ये वाला H है, यहां ये वाला H है, कोई ग्रुप लगाते जाएंगे तो हर ग्रुप एक सीरीज बनाएगा, which is said to be होमोलॉगस। हर ग्रुप, और ग्रुप का कॉमन क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ग्रुप की हर मेंबर्स का सेम होता है, वेरी क्या करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से अब हम सिर्फ याद करवा रहे हैं 10 कार्बन तक। अगर N5 पेंटेन, N6 हेक्सेन, N7 हेप्टेन, N8 ऑक्टेन, N9 नोनेन एंड N10 डीकेन। 10 कार्बन एल्केन तक को मैं चाहूंगा, क्योंकि ये बातें हम कर रहे हैं। 10th वाला बच्चा ही पढ़ सकता है, 11 12 तो पढ़ ही सकता, पढ़ेगा ही। 10th वाला भी पढ़ता है, IUPAC उसको भी है, उसके भी सिलेबस में है, और 12 पास वाला भी कंपटीशन के लिए। पर क्या क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा वो बातें धीरे धीरे बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा कि हम कैसे ब्रांचिंग करेंगे, क्या क्या मिलेगा, कैसे नेमिंग करेंगे। तो ये हो गया N10 डीकेन। ए बेटा, जब भी हम किसी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं तो 3 चीज तो याद करना बेटा कंपाउंड में। एक तो प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट, और एक होता है सफिक्स। ये वर्ड रूट इसी में है। एल्केन का एल्क,
पेंटेन का पेंट, हेक्सेन का हेक्स, ये सब क्या है? हेप्ट, ये सब वर्ड रूट है। आर्ट, नोन, जो भी हम पढ़ रहे हैं, इथ, मिथ, ये सब क्या है? वर्ड रूट है। तो अगर एल्केन की बात करें तो एल्क वर्ड रूट हुआ और एन सफिक्स हुआ, पीछे कुछ नहीं है इसके। लेकिन जब नाम देखते होगे तो इस वर्ड रूट के पहले भी कुछ लिखते हैं, वही सब प्रीफिक्स है। वर्ड रूट के आगे लिखते हैं वो सब क्या है? सफिक्स। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, किसकी जगह पे लिखेंगे? फंक्शन ग्रुप को तुम देखते होगे, इसकी जगह पे कहीं किताब में, इसकी जगह पे अगर ये अल्कोहल होता तो ओएल लिख देते। तो सफिक्स दो तरह का होता है, एक कैसे क्या होगा वो खैर जब हम बात करेंगे तब बात करेंगे। अभी एल्केन का एल्क वर्ड रूट है और एन सफिक्स है। एल्केन में यही दो बातें अब तक हमने किया है। तो 10 कार्बन तक एल्केन याद करिए। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे IUPAC नेमिंग या नॉमेनक्लेचर के सेकंड पार्ट में। तो हम लोग बात करेंगे, यहीं से आगे बढ़ते चलेंगे। तो फिर मैं कह रहा हूं बेटा शुरू किया जाएगा और मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत करिए, माँ बाप का सम्मान करिए। थैंक यू।